While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. और इसी तरह यहां पर जो आइंस्टाइन इनके साथ मैरिज करने की बात कर रहे थे मिलेवा के साथ, मगर इनकी मदर थी वो इनसे नाराज थी, क्योंकि वो कह रही थी कि मिलेवा है वो 3 साल आपसे बड़ी है, तो माने आपसे बहुत ज्यादा उम्र वाली है, और टू ओल्ड सी इज टू मच, तो आपको कोई दूसरे व्यक्ति के लिए आपको सोचना चाहिए, ऐसा समझाने का सब कुछ प्रयास करते हैं, और वहां पर वेडिंग इनका ऑफ रहता है. नेक्स्ट पैराग्राफ. The pair finally married in January 1903 and had 2 sons, but a few years later the marriage faltered. Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. तो 1903 के अंदर इनका मैरिज हुआ और इसके बाद 2 बच्चे इनको हुए, मगर जो प्रेम उनको दोनों का था, जो परस्पर का आदर था, जो आत्मीयता थी, जो सम्मान था, वो धीरे धीरे टूटने लगा, घटने लगा. और 1919 के अंदर माने 15 साल के अंदर 2 बच्चे हुए, और धीरे धीरे जो इंटेलिजेंसी भी थी, एम्बिशंस भी था, जो क्लेवरनेस भी थी मिलेवा की, वो भी फेडअप होने लगी, और वो धीरे धीरे जीवन में निरस होने लगी, और फाइनली उन्होंने 1919 के अंदर डाइवोर्स ले लिए. आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और इसके बाद आइंस्टाइन ने एल्सा जो अपनी कजिन थी उनके साथ इन्होंने मैरिज किया. 12th paragraph. Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame in 1950. 1915 से धीरे 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 अब आइंस्टाइन वर्ल्ड फेमस होने लगे थे. He had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. और 1915 के बाद उन्होंने जो अपनी थियरी थी लॉ ऑफ रिलेटिविटी उनको पब्लिश किया, और इसके बाद ग्रेविटी के मूलभूत सिद्धांत जो थे इनके अंदर उथल पाथल हो गई, बहुत से चेंजेस आ गए. एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1990 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. और जब एक्लिप्स हुआ 1919 का, तब आइंस्टाइन का जो कैलकुलेशन था, उन्होंने जो सोचा था वो सब कुछ इसी तरह से हुआ, और उनको पूरे विश्व ने मान लिया कि उनका कैलकुलेशन और उनके लॉ ऑफ रिलेटिविटी वो सभी बातें 100% एग्जैक्ट है. और इसके बाद जो स्टार से इनका जो साइन रहता है, इनके अंदर से जो लाइट दिखाई दे रही है वो सूर्य में से ही आती है, उनके बारे में भी उन्होंने बात बताई. द न्यूज़पेपर्स proclaimed his work as a scientific revolution. और इसके बाद तो पूरे न्यूज़पेपर ने उनका जो कार्य था, उन्होंने जो रिसर्चेस किए थे, उन सभी के बारे में लिखते हुए कहा
कि ये तो पूरा साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है, वैज्ञानिक क्रांति है जो बात इन्होंने बताई। 13th पैराग्राफ, आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। 1921 के अंदर आइंस्टाइन को नोबेल पारितोषिक मिला। He was showered with honors and invitations from all over the world and loaded by the press। और उनके बाद तो पूरे विश्व के अंदर से उनको शुभकामनाएं मिली, निमंत्रण मिले, और फिर तो वो प्रेस के अंदर पूरे बिजी रहे, बहुत से बिजी रहे। पैराग्राफ नंबर 14, When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States। और 1933 के अंदर जब नाजीज माने हिटलर और उनके सपोर्टर्स वो सभी पावर्स के अंदर आ गए, और तब वो यहूदी के नंबर 1 दुश्मन थे। वैसे यहूदी को वो दुश्मन मानते थे, ज्यूज को। वो क्यों मानते थे दुश्मन? क्योंकि क्रिश्चियन बाइबल के मुताबिक एक क्रिश्चियन दूसरे क्रिश्चियन के पास से पैसे उधार नहीं लेते, इनका ब्याज नहीं लेते, तो अब उनको पैसे चाहिए तो वो गांव के अंदर जाना पड़ता, जो ज्यूज के पास जाना पड़ता, माने यहूदियों के पास जाना पड़ता। तो हिटलर ऐसा सोचता था कि यहूदी बहुत पैसे वाले बन गए हैं, उनके पास जो धन है वो हमारा ही ब्याज है, इंटरेस्ट है, और वो उनका नंबर 1 एनिमी बन गया। और जहां जहां जैसे भी यहूदी मिलते हैं उसके ऊपर किसी न किसी तरह का अत्याचार, और लास्ट में तो आपको पता है, हिस्ट्री गवाह है कि गैस चैम्बर के अंदर बहुत से यहूदियों को चुन चुन कर उन्होंने इसके अंदर डाल दिया और मरवा दिए गए। आइंस्टाइन भी यहूदी था, उनको भी समझ में आ गया था कि अब जर्मनी में रहना उचित नहीं है, और यदि रहेंगे तो आइंस्टाइन से कितने दिन तक वो जो अपना कार्य है वो अच्छी तरह से जो करना चाहते थे आइंस्टाइन वो कर सके, और हिटलर से कितने दिन बचते रहे। तो इसी से ही उन्होंने, और एक डाउट उनको लगा कि ये नाजी और हिटलर ये सभी लोग भी एटम बम बनाने का फॉर्मूला जारी है जर्मनी के अंदर। तो उन्होंने ये डाउट की वजह से ही जर्मनी के दुश्मन के रूप में उन्होंने अमेरिका को आगाह किया, उनको पत्र लिखा। रूजवेल्ट उनके प्रेसिडेंट थे, और तुरंत ही धीरे धीरे वहां से निकलकर वो अमेरिका सेटल होने का प्लानिंग कर लिया और भाग निकले। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar। तो इसके बाद जैसे ही आइंस्टाइन ने बताया था, 5 साल के बाद ही जर्मनी के अंदर वो न्यूक्लियर जो सभी फिशन माने तोड़कर एनर्जी को हम इकट्ठा करते हैं, पाते हैं, तो वही फिशन के न्यूक्लियर फिशन की वजह से उनका जो प्रयोग किया और पूरे विश्व को, खास तौर से अमेरिका को बहुत अप्रोर माने अपसेट कर दिया कि कल ये पूरे विश्व के अंदर कहीं पर भी इसका अटैक कर सकते हैं। और इसके डर की वजह से ही अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोर, many of them had fled from fascism, just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb। और ज्यादातर अमेरिका के जो जो साइंटिस्ट थे, फिजिस्ट थे, वो सभी को भी यही डर था, जैसे आइंस्टाइन को था उसी तरह उनको भी डर था कि कब किस दिन ये लोग एटम बम का प्रयोजन कर दे और दुनिया के कोई भी देश के ऊपर वो अटैक कर सकते हैं। तो इनको रोकने के लिए ही, इनसे दुनिया को बचाने के लिए, नाजिस को दबाने के लिए, डराने के लिए ही सिर्फ एटम बम की फॉर्मूला आइंस्टाइन ने दी थी अमेरिका को। वैसे तो वो भी जर्मनी के थे, मगर
जर्मन के प्रति उनको आदर था, मगर ये जो नाजीइज्म था वो यहूदियों के नंबर 1 दुश्मन थे, और वो भी यहूदी था, और जर्मनी के ऊपर बहुत से अत्याचार यहूदियों के ऊपर किए गए। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned, और उनका जो कलीग था उन्होंने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की आइंस्टाइन को कि आप पत्र लिखो रूजवेल्ट को, और रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को ये पत्र लिखा। इस पत्र में लिखा, A single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. और उन्होंने इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल के रूप में दिया कि यदि एक बॉम्ब गिरे तो पूरा पोर्ट और उसका सराउंडिंग सब कुछ नष्ट नाबूद हो सकता है। तो ये इनकी ताकत है, ये इनकी सीरियसनेस हमें ध्यान में लेनी चाहिए, ऐसा कुछ बताया। His words did not fail to have an effect, और इसके बाद इनके शब्दों की कोई असर वहां पर मौजूद नहीं हुई। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। 1945 के अंदर अमेरिका ने स्वयं ने अपना बॉम्ब बनाया और नागासाकी और हिरोशिमा के अंदर उन्होंने वर्ल्ड वॉर के दरमियान इसके ऊपर फेंके। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction, और जो डिस्ट्रक्शन हुआ उनसे आइंस्टाइन बहुत ही डीपली सेकन, उनको बहुत ही दुख हुआ, वो दिल से टूट गया। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन। मिसिव मीन्स लेटर, स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल। और इसके बाद उन्होंने एक लेटर लिखा अमेरिका को। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, कि ऐसा मत करो, मानवता की सहाय के लिए विज्ञान का प्रयोजन होना चाहिए, मगर इनका भी कोई प्रयोजन, कोई असर रूजवेल्ट के ऊपर या तो अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गोट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy। और इसके बाद आइंस्टाइन का हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने ये जो बॉम्ब्स वगैरह थे इनका प्रयोजन मानवता के विनाश के लिए नहीं, मगर मानवता के कल्याण के लिए, शांति के लिए, और जो असामाजिक अनैतिक लोग हैं इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए सिर्फ करना चाहिए, ऐसा वो पॉलिटिकल लीडर बनकर इन्होंने हिमायत की। When Einstein died in 1955, at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। जब 34 साल की आयु में 1955 के अंदर जब उनका देहांत हुआ, तब वो विजनरी पर्सन के रूप में, विजनरी माने अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे, माने जो आने वाले कल को भी अपने आंखों से देख सकता है, उनको हम विजनरी कहते हैं। तो इसी तरह वो भी पूरे भविष्य को जो बताया था उसी तरह हुआ। और ऐसे ही आइंस्टाइन आज तक हम सभी के दिलों के अंदर एक जीनियस के रूप में अपना स्थान लिया, और साइंस के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन टिल टुडे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आज भी सभी फिजिक्स के लिए, साइंस में रुचि रखने वाले के लिए वो इतना ही तरोताजा इंटरेस्टिंग है।
तो ये थी हमारी स्टोरी, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, माने अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन चरित्र के ऊपर। आपको और भी इसके ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, स्पेशली स्कोप जो साइंस का मैगजीन आता है, उनके अंदर आइंस्टाइन का पूरा मैगजीन का एक इश्यू पूरा निकला है, वो आपको पढ़ना चाहिए। इनका लॉ ऑफ रिलेटिविटी के बारे में भी पूरा इश्यू है, वो भी आपको पढ़ लेना चाहिए। और साइंस के अंदर बहुत से हमारे भी जर्नल्स आते हैं गुजराती लैंग्वेज में, और इंग्लिश में भी आते, हिंदी में भी आते। आपको विज्ञान प्रगति जैसे मैगजीन भी पढ़ने चाहिए। साइंस की रुचि आपकी और भी अच्छी बढ़ती रहती है। ओके, हैव ए नाइस एकेडमिक ईयर। थैंक यू वेरी मच।